अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आज हमने 30 MCQs करने हैं मजीद। और कल इंशाल्लाह कोशिश ये होगी, कल असल में मैंने ट्रैवल करना है इस्लामाबाद। तो मैं फिर आपकी क्लास थोड़ा लेट लूंगी। लाइक 9:30 ऐसे शुरू करेंगे हम क्लास, ठीक है? और कल इंशाल्लाह नेफ्रो कंप्लीट करके फिर लीवर जो है हमने करना होगा एक, अपना जो हमने आगे ऑफ रखा हुआ है उससे पहले पहले। किसी ने चैट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, 31 MCQ है हमारा सेफ्रॉन का, पेज नंबर जो है 510। और नेफ्रोलॉजी। बिस्मिल्लाह करते हैं। अब पेशेंट विद स्टेज 4 किडनी डिजीज। अब जल्दी से मुझे बता दो, स्टेज 4 में कितनी थी? हाँ जी, GFR कितना था? 30, 15 to 30। हम्म। अब उसके ब्लड टेस्ट पे HB 11.3, कैल्शियम 10.6। करेक्टेड कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी, करेक्टेड कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है? Serum calcium plus 0.8 into 4 minus serum albumin। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कैल्शियम बता दिया, फॉस्फेट बता दिया, पैराथाइरोइड हार्मोन कितना है? 12। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होने का more than 15। अब ये जो है ना, ये कम आया हुआ है। पेशेंट कैल्शियम एसीटेट भी ले रहा है, कैल्सी ट्रायोल भी ले रहा है। तो अब पेशेंट किस चीज के रिस्क पे होगा? कल ही मैंने आपको MCQ पढ़ाया है। ये डायनामिक बॉन्ड डिजीज। वेरी गुड। तो दैट इज ए डायनेमिक बोन डिजीज। आप ओवर ट्रीटमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट MCQ 32 है हमारे पास। 25 years ओल्ड मेल, जनरलाइज मस्कुलर पेन के साथ आया है, डार्क यूरिन हो रहा है उसका 2 दिन से। पेशेंट हैज स्टार्टेड जिम 5 days back when started on vigorous exercise for about 2 days। एग्जामिनेशन पे उसकी टेंडरनेस आ रही है, स्वेलिंग ऑफ द मसल्स ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। क्रेटिनिन उसकी डिरेंज हुई हुई है, यूरिया उसका 82 है, पोटेशियम 5.5, बाइका 14। यूरिनोलाइसिस पे उसका जो है ना, ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, और साथ में RBCs भी आ रहे हैं। आपको पता है रेब्डोमायोलाइसिस में क्या होता है? क्या सच में हीमेटूरिया होता है, क्या होता है? हाँ जी। बेसिकली वो मायोग्लोबिन यूरिया होता है, जिसको यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन परसीव कर रहा होता है एज ए हीमेटूरिया, RBCs ना। तो इस कंडीशन में आपको पता है आपने क्या देना है? सबको पता है रिससिटेशन में फ्लड करनी होती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 33। A 36 years old male presented with Prathi urine associated with fetal edema for 3 weeks। एग्जामिनेशन पे क्रिएटिनिन की रेंज हो गई है, यूरिया 156 है, पोटेशियम 4.3, बाइका अब उसका 15। आपको पता है कि आपके साथ किडनी फेलियर या कोई इस तरह का मसला हो, आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल पड़ता है। अब उसका जो है ना, हीमेटूरिया भी आ रहा है, प्रोटीन यूरिया भी आ रहा है। ठीक है। अब बेस्ट अब क्या होगा? नेक्स्ट बेस्ट अब आपको पहले देखना है रैपिडली प्रोग्रेसिव क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें आपने क्या कराना होगा? डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के लिए आपको रीनल बायोप्सी करानी होगी। अच्छा, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की क्या डेफिनेशन होती है? किसी ने आप में से पास्ट टेस्ट या पास्ट मेडिसिन की हो उसकी, तो उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है मंथ्स टाइम पीरियड के हिसाब से। तो क्या होती है? होता किसकी चीज में है ये? वेस्कुलाइटिस वगैरह। बिल्कुल। क्रिसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस ना, जो कि हमारे पास वेजनेस वगैरह होगा। तो इसमें क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड लिखा हुआ है। अगर किसी ने MCQ किए पास टेस्ट में दिया हुआ है इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड। मुझे याद पड़ता है 1 मंथ लिखा हुआ था। 1 मंथ या 3 वीक्स ना। तो आप में से कंफर्म कर ले कोई कि कितना था वो। ये पास टेस्ट का MCQ था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था टाइम पीरियड ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास रीजन वापसी आंसर हो गया।
लेकिन अब आपके पास एक असाइनमेंट मिल गई है आपको कि आपने कंफर्म करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना रैपिडली, समटाइम्स वो टाइम देते हैं 3 मंथ, समटाइम्स वो देते हैं, तो ये टाइम पीरियड मेरा ख्याल है 3 वीक्स टू 1 मंथ था, 1 मंथ था, ये कंफर्म कर लीजिएगा। नेफ्रो के पास टेस्ट के एमसीक्यू में है ही कहीं दिया हुआ, नहीं तो नेफ्रो की बुक में भी दिया हुआ होगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 33 है, 34 है। 45 years old male presented with pedal edema, periorbital swelling, examination पे बीपी उसका रेज्ड है। लास्ट पे क्रेटिनिन उसकी 1.6, यूरिया 59, प्रोटीन यूरिया भी आ रहा है और हीमेट यूरिया भी है। रीनल बायोप्सी पे मेसेंजियल और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स आ रहे हैं विद डबल कंटोर। ठीक है, डबल कंटोर का मतलब ये ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस, ट्रैम्प ट्रैक अपीयरेंस आपके पास किस में आती है, ये अब आप सबको पता है। हाँ जी, किस में आती है? मेजेंजियो कैपिलरी, उसका दूसरा नाम क्या होता है? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव। वेरी गुड। कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 किसके साथ होती है? टाइप 1 हेपेटाइटिस सी और क्रायोग्लोबुलिनीमिया, और टाइप 2 में आई थिंक लिपोडिस्ट्रॉफी। वेरी गुड। लिपिड डिस्ट्रोफी कैसे फील होती है, मतलब चीक्स वाला पेशेंट अगर चीक्स पे देखो तो सारे उसका इतना हड्डी नजर आ रही है, लिपिड सारे डिस्ट्रोफी हुई हुई होती है। ये नेट पे सर्च करोगे पेशेंट्स मिल जाएंगे इसके। एक डायबिटीज की फॉर्म होती है, किस उसका नाम मुझे पिछले दिनों मेरे सुपरवाइजर बता रहे थे, पता नहीं कौन सी फॉर्म होती है जिसके साथ लिपिड डिस्ट्रोफी होती है। हमारे पास पेशेंट आया, यंग पेशेंट थी और इतनी सारी उसकी लिपिड डिस्ट्रोफी हुई हुई थी। डॉनिगन सिंड्रोम बोल रहे थे वो, उसको कुछ सिंड्रोम बोल रहे थे कि इसको डॉनिगन होगा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 35 है। 45 years old male presented with arthralgia and skin rash on lower limbs associated with pedal edema. Labs were done which shows HB 10.3, platelets 2,10,000, creatinine उसकी जो है ना वो 2.1, HCV पॉजिटिव, RA पॉजिटिव। अब ये टिपिकल हिस्ट्री आपकी किसकी किसकी तरफ जा रही है? हेपेटाइटिस सी में क्रायोग्लोबुलिनीमिया होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो टिपिकल हिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट लेवल का लो जाने क्रायोग्लोबुलिनीमिया को शो कर रहा है। क्रायोग्लोबुलिनीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं? हाँ जी, क्रायोग्लोबुलिनीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 होती हैं। टाइप 1 के में क्या होता है? जो सिर्फ एक टाइप 1 की टिपिकल पिक्चर दी हुई होती है, उसमें क्या ऐसी चीज दी जाती है? टाइप 1 में रेनॉल्ड्स होता है स्पेसिफिकली ना। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 36। Which one of the following type of glomerulonephritis is associated with normal level of serum complement proteins? अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आपके पास मेम्ब्रेनस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, सॉरी ये आपके पास जो है मेम्ब्रेनस होगा, बाकी जिसमें आपके पास लेवल्स कॉम्प्लीमेंट लो हो जाएंगे वो 5 चीजें होती हैं। 5 में उसमें आपके पास मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव क्रायोग्लोबिनीमिया, दूसरा ल्यूपस हो गया, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाई हो गया, एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी लिखा जाता है। अल मगरिबी ने इसको 5 चीजों को लिखा हुआ है जिसमें आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स लेवल लो आ जाएंगे। 37 MCQ 45 years old patient with multiple episodes of hemoptysis associated with shortness of breath for 3 days. Labs were done which shows उसकी जो है ना वो HB 9.2 हो गई है और आपके पास जो है वो WBC 18,000 बढ़े हुए हैं, 17,000 उसके 1,70,000 प्लेटलेट से नॉर्मल है, यूरिया उसका जो है ना वो 176 है, क्रिएटिनिन 7.5, पोटाशियम बढ़ा हुआ है विद जो है वो ब्लड हीमेट यूरिया और 1+ प्रोटीन यूरिया। अब क्या है, जीबीएम एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई। ये आपको टिपिकल पता चल गया। ये कौन सा सिंड्रोम है, कौन सा सिंड्रोम होगा ये? गुड पास्चर। हाँ जी, सिंपल आपके पास कौन सा होगा, पल्मोरिनल। पल्मोरिनल के आगे से 2 टाइप्स, वेजनर्स या फिर गुड पास्चर। अगर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी है तो फिर आपके पास वेजनर्स, अगर लोअर रेस्पिरेटरी है तो फिर आपके पास गुड पास्चर। अब आपके पास जहाँ पे एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज आ गई जो कि टिपिकल गुड पास्चर के साथ होती है। गुड पास्चर के ना एक पास्चर्स ने ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लिखा हुआ था, गुड पास्चर में बाय मोडल एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और फिर गुड पास्चर में कभी हमें एमसीक्यू आया था एग्जाम में, गुड पास्चर में जब भी आपके पास ब्लड आना शुरू हो जाएगा
ठीक है, ये इंडिकेशन है फॉर प्लाज्माफेरेसिस। ये हमें एग्जैक्ट एमसीक्यू आया था। तो इसमें आपने प्लाज्माफेरेसिस प्लस स्टीरॉइड्स देने हैं। अब हमारे पास जो हमारे पास ट्रीसेंट्रिक वेस्कुलाइटिस है, इसमें वेस्कुलाइटिस से कौन सा वेस्कुलाइटिस हो रहा है, कौन सा नेफ्रोपैथी हो रही है इसमें? रैपिडली प्रोग्रेसिव है ना, ट्रीसेंट्रिक के साथ जो गुड पास्चर इनके साथ है, रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है। 38 एमसीक्यू हमारे पास है, पेशेंट विद सीकेडी स्टेज 3B। हाँ जी, कितनी होगी जीएफआर स्टेज 3B में, कितनी होगी? 30 to 45. हम्म, चलिए बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे पास यही इतनी उसकी जीएफआर होगी। अब रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कैल्शियम एसिटेट दे रहा है। अब हमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट देखना है, जो कि हमें कौन बताएगा सही से, इम्पैक्ट पीटीएच। अब आपको पता चल गया रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के कितने एमसीक्यूज आए हैं इन्होंने, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अक्सर यहाँ पे कराते नहीं है बोर्ड्स में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 39 है, 53 इयर्स ओल्ड मेल नोन केस ऑफ सीकेडी ऑन हीमोडायलिसिस, मल्टीपल नेक्रोटिक अल्सर जिसके हो गए हैं लोअर लिम्स में फॉर 1 मंथ। कैल्शियम और फॉस्फेट उसका हाई था, बेसिकली उसे क्या हुआ है, कैल्सीफाइलेक्सिस हुआ है। कैल्सीफाइलेक्सिस का कंफर्म डायग्नोसिस आपके पास किन बायोप्सी से होता है? ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी एमसीक्यू आता होता है, ये फास्ट मेडिसिन में भी आया हुआ है, फास्ट टेस्ट में भी, कैल्सीफाइलेक्सिस का ना। तो आपको पता होना चाहिए कैल्सीफाइलेक्सिस होता क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 40 है। A patient of CKD has routine follow-up test which shows यूरिया आपके पास जो है ना वो 129, क्रेटिनिन 6.3, अब उसका जो है वो कैल्शियम 10.3 और फॉस्फेट 6.3, इंटेक्ट पीटीएच उसका बहुत बड़ा हुआ है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज उसका क्या है, 217 है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके पास जो है ना वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज वैसे ही बड़ा हुआ हो सकता है, जैसे बोन डिजीज हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, आपके पास उससे आ रहा होता है, तो इन कंडीशंस में आपके पास बड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ बोन डिजीज, अब कितनी सारी टाइप्स हैं बोन डिजीज की किडनी के साथ, वो अब आपने देखना है कौन सी टाइप हो सकती है। अब आपके पास इसमें आपके पास होता क्या है, अगर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो पेशेंट का क्या होगा, कैल्शियम लोअर साइड पे, फॉस्फेट उसका हायर साइड पे, और पीटीएच उसका जो है ना वो बढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम आपकी हाई लिमिट पे है, ठीक है, हायर साइड पे है, बढ़ा हुआ है, और फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ है। पीटीएच उसका जो है ना वो जो है वो 600 दिखाया हुआ है, 65 तक नॉर्मल है, वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए डायनेमिक बोन डिजीज होती है, ओवर ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बेसिकली क्या होता है, विटामिन डी जब ज्यादा होगा तो पीटीएच पे उसका क्या इफेक्ट होगा। विटामिन डी क्या करता है आपके पास, हम बेसिकली कम हो जाएगा। विटामिन डी देते ही इसलिए हैं ताकि जाके वो फॉस्फेट पे उधर पैराथायराइड हार्मोन पे जाके बाइंड करे और उसे बताए कि मैं बहुत ज्यादा हूँ, अब तुम ना रिलीज हो। ठीक है, हम बेसिकली सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को के ट्रीटमेंट के लिए पीटी ये देते हैं विटामिन डी, एक्टिवेटेड विटामिन डी। अब वो ऑलरेडी ही आपके पास जो है ना वो यहाँ पे अब ये होगा कि पीटीएच बढ़ा हुआ है। अगर ये एडायनेमिक बोन डिजीज होती तो विटामिन डी इतना ज्यादा चला जाता, तो इसकी वजह से पीटीएच क्या होना चाहिए था, लोअर साइड पे होना चाहिए था, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं आप। तो यहाँ पे विटामिन डी भी बढ़ा हुआ, सॉरी पीटीएच भी बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ऑटोनॉमस पीटीएच की सेक्रेशन इटसेल्फ ज्यादा हो गई है, जो कि हमारे पास किस में होती है, टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में। ठीक है, क्लियर हो गया एडायनेमिक बोन डिजीज में और टर्शियरी में डिफरेंस, पीटीएच का डिफरेंस है मोटा मोटा। इसमें फॉस्फेट भी तो इंक्रीज्ड है। बिल्कुल, आपके पास उसमें भी बढ़ा हुआ होगा, एडायनेमिक में भी फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को भी बढ़ाता है, फॉस्फेट को भी बढ़ाता है, दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, बीच में इनमें डिफरेंस क्या हो गया मैडम, इनमें दोनों में, एडायनेमिक में और एटोनॉमस में बेसिकली difference? एडायनेमिक बोन डिजीज में क्या होता है, विटामिन डी ज्यादा दे रहे हो ना। अब जब विटामिन डी आप ज्यादा दोगे तो क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों बढ़ जाएंगे बॉडी के अंदर, और पीटीएच को क्या होगा,
वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है या ऑटोनोमस प्रोडक्शन ऑफ पीटीएच है, उसमें क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट तो दोनों बढ़े में होंगे नो डाउट, लेकिन पीटीएच कम होगा, सॉरी पीटीएच ज्यादा होगा, ओके ठीक है। मैडम। ये डायनामिक में पीटीएच कम हो जाएगा क्योंकि विटामिन डी का ओवर ट्रीटमेंट हुआ, विटामिन डी जाके मिल गया पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ और उसे कहा कि अब तुम पीटीएच रिलीज ना करो। लेकिन जब आपके पास ऑटोनोमस प्रोडक्शन है, वो पीटीएच इटसेल्फ ज्यादा रिलीज होना शुरू हो गया। क्लियर? ओके मैडम, थैंक्स। ठीक है। ए डायनेमिक बोन डिजीज में पीटीएच कम होगा मदिरा, क्योंकि विटामिन डी जाके मिल जाएगा उधर पैराथायरॉयड ग्लैंड पे और कहेगा कि अब तुम रिलीज ना हो। 41 MCQ है, known case of CKD patient presented with chest pain for 2 hours. Chest pain is left sided and worsened after taking deep breath. ठीक है, एग्जामिनेशन पे उसकी स्क्रैचिंग साउंड आ रहा है। स्क्रैचिंग साउंड का आपको सब पता चल गया कि इसमें क्या हो रहा है, पेरिकार्डिटिस। हमने कहा था यूरिमिक पेरिकार्डिटिस क्या होता है, इंडिकेशन फॉर डायलिसिस। लेकिन इस केस में आप किस तरह करते हो, आप अर्जेंट डायलिसिस तो कराओगे लेकिन विदाउट हेपरिन, ठीक है। हेपरिन क्यों अवॉइड करनी है, हेमरेज हो जाएगा पेरिकार्डियल स्पेस में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 42 है कि टिपिकल एनीमिया ऑफ सीकेडी, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक, ठीक है। इसकी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज की मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी हिमेटोलॉजी में कराऊंगी। और किस स्टेज में आना शुरू होगा इसमें एनीमिया, कौन बताएगा? आपके पास पेशेंट में एनीमिया स्टेज 3 से आना शुरू होता है, ठीक है। 1-2 स्टेज में एनीमिया नहीं आता। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 43 है, अ पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज ऑन डायलिसिस हैज बीन रूटीन सेशन डन 2 hours ago. He has developed spare toothache and his dentist wants dental extraction. Dental surgeon needs your opinion regarding bleeding prevention. What would you recommend? आपको पता है सीकेडी के पेशेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव डिसफंक्शन होता है प्लेटलेट्स का, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए डेस्मोप्रेसिन देते हो। अच्छा, किसी भी सर्जरी से पहले प्लेटलेट्स कितने रखने होते हैं? हाँ जी, 1 लाख तक या 80,000 मेजर मेजर सर्जरी मेजर 1 लाख और माइनर। माइनर 60 to 80, ठीक है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हमारे वार्ड में एक पेशेंट था, उसकी एलपी कर डाली थी, उसका प्लेटलेट काउंट 50,000 था और इतनी शरीद हुई थी उस पे पीजीआर की बहुत ज्यादा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 44 है हमारे पास। यू हैव ऑर्डर्ड अ यूरिन एग्जामिनेशन इन अ पेशेंट हु इज सस्पेक्टेड टू हैव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टू सी द कास्ट। व्हाट टाइप ऑफ कास्ट यू विल स्पेसिफिकली लुक फॉर? आपको पता है कि इसके आपके पास क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आरबीसी कास्ट आते हैं। और इसमें आपके पास जो फैटी कास्ट होंगे आपके पास, आप फैटी कास्ट में आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फैटी कास्ट आएंगे, ग्रैनुलर कास्ट मडी कास्ट होते हैं 18 में आएंगे, हाइलिन कास्ट सीआरएफ में, आरबीसी कास्ट नेफ्रिटिक में, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में ब्लड कल्चर कराना होता है आपने, एलपी नहीं करानी होती, ठीक है। वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, इसकी कॉम्प्लिकेशन में बहुत कुछ होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में। तो बेसिकली एलपी वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है चाहे प्लेटलेट स्ट्रो भी हो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 45 है। 52 years old diabetic is admitted with a history of 52 years old patient presented is a diabetic patient है admitted with a history of bilateral flank pain associated with hematuria, vomiting for 5 days. Labs were done which shows creatinine 5.2, urinalysis में blood उसका जो है ना पॉजिटिव आ रहा है 4+ और प्रोटीन ट्रेस आ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पे उसकी बायलैटरल माइल्ड टू मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, नो स्टोन्स। IVP was done which shows multiple non-transit filling defects in the pelvocalypsal system. अच्छा, ये जो टिपिकल हिस्ट्री होती है ना, जो आपके पास पेपिलरी नेक्रोसिस की होती है, जिसमें आपके पास क्या होता है, विद स्टोन्स की डीडी होती है, बिल्कुल पेपिलरी नेक्रोसिस। डिफरेंस क्या होता है, पेपिलरी नेक्रोसिस में फीवर शीवर भी आ रहा होता है। पेपिलरी नेक्रोसिस का डॉक्टर काशिफ अगर हमारे साथ है तो मैंने एक निमोनिक बताया था। पेपिलरी नेक्रोसिस का एक निमोनिक होता है, सिकल ही होता है उसका निमोनिक। सिकल था या कुछ था, मैंने शेयर किया था पिछले ग्रुप पे, मुझे इस टाइम खुद नहीं याद आ रहा। मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसमें आपके पास डायबिटिक कॉज हो गई, ट्यूबरकुलस कॉज हो गया,
एग्जैक्टली मेरे जहन से भी स्किप हो गया, मैंने अपनी अलमगरिबी में लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगी बाद में। पेपलिन नेक्रोसिस की कॉजेज का ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 46 MCQ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस। ये एक कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू था जिस पे बहस करते थे सारे। कुछ लोग कहते थे ट्यूबरकुलस है, कुछ लोग कहते थे डायबिटीज है, तो सबसे कॉमन डायबिटीज ही है। ठीक है, मुझे ये याद करा दीजिएगा जो मैंने आपको चीजें शेयर करनी हो। 47 MCQ हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट रिलेटेड फैक्टर सपोर्ट्स द यूज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस ओवर हीमोडायलिसिस। आपको पता है कि जब आपके पास पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए या आपके पास कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तब आप पेरिटोनियल प्रेफर करते हो। नेक्स्ट MCQ 48 है हमारे पास। A 45 years old male patient with a severe right flank pain for 3 hours. Patient has a history of lumbar back pain which was treated with piroxicam for 2 years. Labs were done which shows a high creatinine and urea. And आपके पास with blood on urinalysis. Plain X-ray abdomen is normal. IV urogram, cleft calyces and ring signs. ये आपके पास जो cleft calyces और ring signs है पेपिलरी नेक्रोसिस में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पेपिलरी नेक्रोसिस हो गया। पेपिलरी नेक्रोसिस ना डीडी में आता है हमारे पास ना, इस चीज की डीडी में। अच्छा, आपने पोस्ट कार्ड बनाया हुआ है, ये भी अच्छा निमोनिक है। मैंने पता नहीं कौन सा निमोनिक बनाया था, मेरे जहन से कुछ स्किप हो गया। एक तो मैंने इतने दुनिया जहान के निमोनिक्स बनाए हुए हैं ना कि मुझे फिर खुद ही मिक्स हो जाते हैं इन पे। अच्छा, 49 हमारे पास है MCQ। पेशेंट विद स्टेज 4 CKD। स्टेज 4 अब आपके पास कौन सी है? GFR कितना हो गया? स्टेज 4 में 15 कितना हो to गया 30. GFR? वेरी गुड। अच्छा, उसका HB 9.8। अब देखो जो भी स्टेज 4 लेके आ रहे हैं उसमें क्या करा रहे हैं, HB को ड्रॉप दिखा रहे हैं। अच्छा, MCV उसका 83 है, MCH 30 है। अच्छा, MCH का क्या सिग्निफिकेंस होता है एनीमिया में? MCH होता क्या है? हाँ जी, क्या होता है MCH? कुछ आप भी शेयर किया करें, बताया करें जो भी Mean आता है जिसका। मीन सेल mean हीमोग्लोबिन इसके कंसंट्रेशन। hematocrit ठीक है, ये ठीक है, एवरेज मास है हीमोग्लोबिन का पर रेड ब्लड सेल्स ना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंस होती है? अगर आपके पास लो MCH है ना, तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी है। ठीक है, MCH का भी MCV की तरह का सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। एचबी पर सेल हो गया तो लो इन आयरन डेफिशिएंसी में टिपिकल लो होगा ये। अच्छा, इसमें अब आपके पास MCH 30 दिखा दिया, क्रेटिनिन उसकी जो है ना वो 4.1 है। ऑरल आयरन ले रहा है, आयरन स्टडी शोज पैरिटी उसका 340, ट्रांसफेरिन 22। ठीक है, आप बिल्कुल हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस का क्राइटेरिया होता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड में ना, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास MCHC बढ़ा हुआ होगा। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? आप देखो इसमें आपके पास वो ऑरल आयरन ले रहा है लेकिन उससे भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, और लेकिन उसके जो है ना वो आयरन जो स्टोर्स है वो 500 से ऊपर नहीं गए, तो अब आपको IV आयरन विद एरिथ्रोपोइटिन देना होगा। ठीक है, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन उसकी बेहतर होना शुरू हो गई है। क्या क्राइटेरिया, क्या कट ऑफ होते हैं, कितना रखना होता है फेरिटिन और ट्रांसफेरिन? Transferring more than 20%. ट्रांसफेरिन सेचुरेशन मोर देन 20। हाँ, वेरी गुड। और फेरिटिन लेवल मोर देन 200। ये संजय शर्मा में एक टेबल बना हुआ है बहुत अच्छा। ठीक है, तो उसको आपने जो है ना वो देख लेना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये, जब भी आपने एरिथ्रोपोइटिन देनी है उसमें तो आपको IV आयरन देनी ही होगी। व्हाट इज फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी? हाँ जी, क्या होती है फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी, क्या होती है?
मैम जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से बेसिकली क्या आयरन होता है आपके पास, आयरन के सोर्स तो होते हैं लेकिन ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन नहीं ऊपर हो रही होती। ठीक है, दैट इज फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी। इसमें इंडिकेशन होती है कि आप ऑरल आयरन नहीं, आईवी आयरन दोगे। 50 MCQ हमारे पास है। 68 years old man with the IgA nephropathy is evaluated in the renal dialysis clinic for the first time. He is approaching stage 4 CKD and his renal physician is preparing him for dialysis in the near future. He is unable to undergo जो है ना वो membranous peritoneal dialysis due to the previous history of multiple abdominal surgeries. ठीक है, what which of the following answer which of the answers below is the recommend first choice for vascular access? अब आपने क्या बनाना होगा, एवी फिस्टुला बनाना होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 51। 25 years old male diagnosed case of Wilson's disease. It started on the penicillamine. पिछले दिनों हमारे पास पेशेंट आया हुआ था विल्सन्स का, उसको पेनिसिलामिन स्टार्ट की थी। तो मेरे अपने जो है ना जो एचओडी है उनका पर्सनल पेशेंट था, वो फिर उन्होंने बुलाया था विल्सन उसके वर्कअप के लिए। उसको जो है ना पेनिसिलामिन लेते लेते ना उसको सारी फुट पे स्वेलिंग और पेरिऑर्बिटल एडीमा, तो उसको सारी नेफ्रोपैथी डेवलप हुई थी। अब विल्सन के साथ इटसेल्फ भी रीनल ट्यूबुलर सिरोसिस होता है, किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा पेनिसिलामिन इंड्यूस भी हो सकती है। तो फिर पेनिसिलामिन के साथ आपके पास टिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 52। अ यंग बॉय प्रेजेंटेड विद फ्रैंक हेमेटूरिया आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। एग्जामिनेशन पे वो वेल लुकिंग यंग मैन विद बायलैटरल हियरिंग एड्स। इसमें आपके पास जनरलाइसिस पे हेमेटूरिया और प्रोटीन यूरिया आ रहा है। आपको पता है नेफ्रिटिक में हेमेटूरिया आता है मोर एज कम्पेयर टू प्रोटीन यूरिया। तो ये टिपिकल ईयर इन्वॉल्वमेंट है, आई इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो एल्पोर्ट की हिस्ट्री होती है। 53 एमसीक्यू हमारे पास है। आप पेशेंट विद सीकेडी केम फॉर रिव्यू। लैब शोज हाई फॉस्फेट एंड नॉर्मल कैल्शियम विद हाई पीटीएच। अब ये इंडिकेशन है कैल्शियम आपने फॉस्फेट बाइंडर देनी है। कैल्शियम नॉर्मल आ गया तो इसमें कौन से दोगे? नॉन कैल्शियम फॉस्फेट बाइंडर, जिसमें आप किसको प्रेफर करते हो? सेविलामर को। 54 MCQ है। Which one of the following primary disease has highest rate of recurrence in renal transplant patient? इसकी तरतीब ऐसे होती है कि सबसे कॉमन मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, देन आईजीए, देन फोकल सेगमेंटल। और ये एमसीक्यूज आते हैं तरह तरह के तरीके से आते हैं कि सेकंड मोस्ट कॉमन, और ये रिकर कर जाती हैं। ट्रांसप्लांट भी कर दिया ना उसी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट में, अगर उससे पहले मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव या कोई डिजीज थी, अब ये रिकरेंस होगी, सबसे कॉमन इसकी होगी मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव की। दूसरा नाम क्या था मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव का? मेजेंजियो कैपिलरी। हाँ जी बिल्कुल। और मेसेंजर प्रोलिफरेटिव किसका था? कल भी बताया था मैंने, आईजीए का था। 55 एमसीक्यू हमारे पास है। 39 years old patient presented with a low back pain 5 days back, for which you have prescribed celecoxib. Later when since today patient presented with passing excess urine with nausea and maculopapular rash. आपको पता है रैश विद यूरिन इन्वॉल्वमेंट आफ्टर एंसर इनटेक, ये क्या आपके पास होता है? ये आपके पास टिपिकल एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है। ठीक है, इसमें आपके पास डब्ल्यूबीसीज आ रहे होते हैं यूरिन के अंदर बहुत सारे। डब्ल्यूबीसीज में बेसिकली इओसिनोफिल यूरिया होता है। 56 है हमारे पास। पेशेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम हैज अ रीनल बायोप्सी which shows normal glomeruli and lipid droplets in tubules on light microscopy, and immunofluorescence does not show any glomerular deposit. ये टिपिकल आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का नॉर्मल आ जाना और लाइट माइक्रोस्कोपी पे सिंपल लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये मिनिमल चेंज डिजीज का होता है फीचर। 57 MCQ हमारे पास है। A patient with an active hepatitis B on treatment shows fetal edema, labs were done which shows albumin 1.7, यूरिनोलाइसिस पे उसका प्रोटीन यूरिया है, ब्लड कम है, प्रोटीन यूरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये कौन सा होगा? नेफ्रोटिक। अब उसके पास प्रोटीन, इसकी 24 आवरली प्रोटीन 8.3 आ गई है। व्हाट इज द कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? ये मेम्ब्रेनस है टिपिकल, जो हेपेटाइटिस बी के साथ दिखाई दी है। अच्छा अब मुझे बताओ कि डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोटीन यूरिया मैंने आपको पढ़ाई थी, प्री-एक्लैम्प्सिया में कितनी होती है? अगर प्रोटीन यूरिया होगा तो कितना यूरिया प्रोटीन यूरिया सिग्निफिकेंट होगा?
0.3 ग्राम। से ज्यादा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कितना होगा? इसे लिखते जाओ 0.3 ग्राम इन प्री-एक्लैम्पसिया, 3 ग्राम इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, 30 ग्राम जो होता है हमारे पास एक्सुडेटिव पिक्चर ऑफ प्लूरल एफिशिएंसी। ठीक है। अब समटाइम्स वो 3 ग्राम को 3000 मिलीग्राम दे देते हैं, तो आपको मिलीग्राम में भी पता होना चाहिए। हमें एमसीक्यू आया था एमआरसीपी 1 में, पेशेंट थी, उसको जो है ना प्रोटीन यूरिया दिखाया हुआ था, लेकिन उसके प्रोटीन यूरिया का लेवल जो है ना वो लिखा हुआ था 0.1। ठीक है। और साथ में उसको जो है ना वो स्वेलिंग दिखाई हुई थी पाँवों पे, और बताई हुई थी चेंजेस बताई हुई थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिया हुआ था। तो पूछा हुआ था व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ दिस प्रोटीन यूरिया, नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, प्री एक्लैम्पसिया, तो वो नॉर्मल था। 0.3 ग्राम से ज्यादा होगा तो फिर सिग्निफिकेंट होगा प्री एक्लैम्पसिया से। 58 एमसीक्यू हमारे पास है। फिर 12 years old male child presented with recurrent episodes of UTIs। आपको पता है रिकरेंट एपिसोड्स हो जाए यूटीआईज की तो आपने क्या कराना होता है? मैक्चुरेशन सिस्टोयूरेथ्रोग्राम फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, जो कि बच्चों में रिकरेंट यूटीआईज के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो उनमें 59 एमसीक्यू हमारे पास है। पेशेंट स्टार्टेड ऑन फर्स्ट लाइन एटीटी फॉर पल्मोनरी टीबी, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लोअर लिम्ब स्वेलिंग, लैब्स वर डन व्हिच शोस हाई क्रेटिनिन एंड यूरिया लेवल्स। ये आपके पास टिपिकल होता है। एटीटी स्टार्ट करने के बाद रिफेम्पिसिन क्या करती है? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कराती है। अब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की जो जो ड्रग्स है ना, ये आपके पास अलमगरीबी में लिखी हुई है इकट्ठे करके, वो आपको सारी पता होनी चाहिए। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा जो है वो बिल्कुल रिफेम्पिसिन ऑरेंज कलर यूरिन भी कराती है। एक यही होती थी, हमारे साथ एक पीजीआर था, हमारे सीनियर मतलब लाइक एपी थे, वो राउंड किया करते थे ना, वो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते थे, वो बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड थे। एक पेशेंट था, उसका ना एटीटी उन्होंने पूछी स्टार्ट की हुई है या नहीं, तो उसने उस पीजीआर ने बताया सर को कि ना इसको एटीटी नहीं स्टार्ट की हुई। तो सर ने उसने कहा कि हाँ स्टार्ट की हुई है सॉरी। तो जो है ना सर ने उसके यूरिन कलर को देखा, सर ने कहा इतना बड़ा मुझसे झूठ कैसे बोल रहे हो, मैं पिछले राउंड पे क्या क्या किया था, तुमने अभी स्टार्ट ही नहीं कराई, इसका मतलब है तुमने आज सिर्फ उसमें डाली है ड्रग चार्ट में। अ, तो उस पीजीआर ने फिर बस कहानी डाली हो, लेकिन कुछ भी ना बन सका, सर ने पकड़ लिया उसको। तो ये हमारे पास जो है ना इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमारे पास बिल्कुल हो सकता है रिफेम्पिसिन के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू जो आज का है, a diagnosed case of SLE has urinolysis which shows protein urea 3 plus, blood उसका जो है 2 plus है, 2R है। तो creatinine 1.1 but should be the next best step। आपने फौरी क्या करानी होगी? SLE आपको पता है बाप से करानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना 36 एमसीक्यूज रह गए हैं। अगर हम 5 एमसीक्यूज आज और कर लें तो 30 रह जाएंगे, कर ही लेते हैं 5 एमसीक्यूज और। 61 एमसीक्यू हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लीजन इन द ल्यूपस नेफ्राइटिस। आपको पता है स्टेज जो क्लास 4 होती है जिसको हम डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव कहते हैं, वो सबसे कॉमन होती है एसएलई की। ये तो वाइवा भी में भी बहुत पूछते हैं। अब वो पूछते हैं क्लास ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस किस क्लास को ट्रीट करना होता है। अब आपके पास जो क्लास 1 और 2 होता है उसे आपने ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। जो आपके पास क्लास 3 और 4 है उसको आपने ट्रीट करना होता है विद माइक्रोफिनोलेट या साइक्लोफॉस्फामाइड विद स्टेरॉइड्स। क्लास 5 को आपने देखना होता है कि अगर आपके पास प्रोटीन यूरिया आ रहा है नेफ्रोटिक रेंज का तो ट्रीट करना। ठीक है। अगर क्लास 2 में सिम्टम्स आ जाएंगे तो फिर उसको भी ट्रीट करना। क्लास 6 जो है वो ट्रीटेड सिम्टम्स बेस्ड, सिम्टम्स को उसके ट्रीट करना आपने। 62 MCQ, which one of the following laboratory tests will be normal in active lupus nephritis? ये आपको पता है। CRP अगर होगा अंडरलाइन पड़ा हुआ तो इन्फेक्शन होगा ल्यूपस के साथ, अदरवाइज वो नॉर्मल आता है। 64 MCQ हमारे पास है। 30 years old female with nephrotic syndrome, unknown etiology, has renal biopsy, जिसमें mesangial और capillary immune deposits आ गए, hyaline thrombi हो गए हैं, homogeneous and rigid thickening of peripheral capillary loops। immunofluorescence पे उसका IgG, IgM, IgA staining with C3 and C1q in both mesangium and subendothelial deposits। ये जो आपके पास जो C3 और C1q deposition और टिपिकल जो immunofluorescence आती है lupus nephritis की होती है,
अच्छा, आपको ना ये पता होना चाहिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है। अभी आप याद करोगे तो आपको क्लिनिकल में भी आसानी रहेगी, उसमें भी पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 65 है। A 22 years old female has a history of watery diarrhea one day ago. जीपी ने उसको मेट्रोनिडाजोल और सिप्रो दे दिया, जो कि हम भी देते हैं। नॉजिया और डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो गई है, हाई यूरिया क्रिएटिनिन, सीबीसी पे एचपी उसकी 9.8, प्लेटलेट्स उसका 1,40,000। ट्राइड पूरा हो रहा है, यूरिनल इन्वॉल्वमेंट, एनीमिया और साथ में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हस तो हो गया। हस की कितनी टाइप्स होती हैं? टिपिकल हस की हिस्ट्री है। अगर इसमें दो चीजें मैं और डाल दूं, फीवर और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। मैंने आपको बताया था जो हेडेक है वो भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम काउंट होता है टीटीपी में, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में नहीं काउंट होता वो। अच्छा, कितनी टाइप्स हैं हस की? 2 टाइप है मैडम। टिपिकल जो होता है वो डायरिया के साथ होता है, जो हम स्टैग एटिपिकल ग्रुप बोलते हैं इसको। जो एटिपिकल होता है, जो सेकेंडरी टू अदर कॉज लाइक एसएलई, एप्ला, मेलिग्नेंसी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उसके साथ होता है। ठीक है, ये यहाँ हमारे 65 एमसीक्यूज हो गए, 30 रह गए। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको टाइमिंग, थोड़ा डिले भी हो सकता है टाइमिंग, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है इस्लामाबाद, तो मैं आपको बता दूंगी टाइमिंग। अच्छा, मैडम ये फंक्शनल। आपने जो प्रोटीन यूरिया का जो लेवल बताया, प्रीएक्लेम्सिया में 0.3, नेफ्रोटिक में 3, तीसरा क्या था? जो एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव का डिफरेंस कर रहे होते हैं ना प्लूरल जी जी, इफियन में, और वो 30 ग्राम। 50 ग्राम। ओके, थैंक यू मैडम। मैम अच्छा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस का पैटर्न कहाँ से होगा? किस चीज का? मैम ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न आपने कहा इम्पोर्टेंट है। ये ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी आनी चाहिए, लाइट माइक्रोस्कोपी भी। ये ऐसे था, मैंने अल मगरिबी से जो सारे लिखे हुए ना, तो आप ऐसे ये जो मेम्ब्रेनस, आप नेफ्रोटिक पहले लिखो। नेफ्रोटिक की 3 टाइप्स लिखो, मेम्ब्रेनस, फोकल सेगमेंटल, मिनिमल चेंज। आप मिनिमल चेंज का लिखो आगे, क्या क्या चीजें मिल सकती है, मेम्ब्रेनस का लिखो आगे आगे। ये अल मगरिबी से ही सर्च करके लिख सकते हो, एक साथ करके ना, एक ही पेज पे लिख लो ताकि आपको याद रह जाए। ट्राइम ट्रैक अपीयरेंस किस में आ रही है आपके पास, पाइकेंडोम किस में आ रही है। और फिर आप इसी तरह उसी इसी नेफ्रिटिक वाले को निकालो जिसमें आईजी आ जाता है, एल्पोर्ट आ जाता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आ जाता है, उनकी लिखते जाओ। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन है। अच्छा, मदीहा क्या पूछ रही थी? आयरन डेफिशिएंसी, फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी। बेसिकली क्या होता है कि आपके पास आयरन के स्टोर्स तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफरिन नहीं होती बॉडी में। ट्रांसफरिन सेचुरेशन मतलब थोड़ी रह जाती है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही होती। ठीक है, जिसकी वजह से इसे कहते हैं फंक्शनल आयरन डेफिशिएंसी। ऑरल आयरन देने का फायदा ही नहीं है क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट सही नहीं हो पा रही, तो आपको आईवी आयरन देनी पड़ती है। क्लियर? फंक्शनल में मैडम वो फेरेटिन नॉर्मल होगा, ट्रांसफरेंस सेचुरेशन कम होगा। हाँ जी, ठीक है, ये इंडिकेशन होती है आईवी आयरन देने की। चलें, फिर क्लास एंड करते हैं इसके मैडम साथ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूंगी। मैडम मैम ये एक हाँ जी, मैडम काइंडली ये ए डायनेमिक बोन डिजीज का ये मैकेनिज्म थोड़ा रिपीट करें। बेसिकली क्या होता है कि आप ना ओवर ट्रीट कर देते हो, हालांकि इंडिकेशन होती नहीं। आप देखते क्यों? विटामिन डी, विटामिन डी हम तब देते हैं जब हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आना शुरू होती है। बेसिकली हम कैल्शियम की वजह से नहीं दे रहे होते, हम दे रहे होते हैं सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। क्या करता है विटामिन डी? विटामिन डी जाके जो पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड होता है ना, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं विटामिन डी के। विटामिन डी उनके साथ जाके मिलता है और उन्हें कहता है कि अब तुम रिलीज ना हो। बॉडी के अंदर मैं हूँ काफी सारा, जिसको मैं कैल्शियम को भी स्टोर कर लूंगा और फॉस्फेट को भी कर लूंगा, तो तुम्हें रिलीज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो है आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास पीटीएच आपके पास इतना बढ़ा हुआ ही नहीं है और आप फिर भी विटामिन डी दे देते हो, तो आप क्या कर दोगे? बोन्स में मसला क्रिएट कर दोगे। कैल्शियम भी पहले पड़ा हुआ है, फॉस्फेट भी सही है लेवल, अब आप बिला वजह विटामिन डी को भी ट्रीट कर, विटामिन डी ओवर ट्रीटमेंट किए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो बोन्स आपकी खराब होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ए डायनेमिक बोन डिजीज हो जाएगी। अब आपने इस लेवल पे ट्रीट करना होता है। पीटीएच का लेवल जब 2 टाइम्स अपर लिमिट से नॉर्मल से ज्यादा होगा ना, तब आप विटामिन डी दो। बेसिकली विटामिन डी हम कैल्शियम वगैरह की वजह से नहीं दे रहे होते, हम सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की को ट्रीट कर रहे होते हैं।
एक्टिवेटेड विटामिन D3 देके। अब ए डायनेमिक बोन डिजीज में तो आपके पास क्या होगा, इसीलिए आपके पास, क्योंकि आप सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के लिए दे रहे थे, तो वैसे ही आपके पास पीटीएच कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। विटामिन डी जितनी एक्सेस होगी पीटीएच उतना ही कम रिलीज होगा। तो आपके पास ए डायनेमिक बोन डिजीज ओवर ट्रीटमेंट की वजह से है, विटामिन डी के एक्सेस की वजह से है, तो आपके पास क्या होगा, पीटीएच कम होगा, कैल्शियम फॉस्फेट बढ़ जाएंगे। क्योंकि विटामिन डी ने क्या करना होता है, कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन कराता है, फॉस्फेट की भी कराता है, किडनी में भी कराता है, जीआईटी में भी कराता है। अब आपके पास जो टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जो है ना, वो क्या कैल्शियम पड़ा हुआ है, क्या फॉस्फेट पड़ा हुआ है, अब पीटीएच रिलीज होना शुरू हो गया, उसमें आपके पास पीटीएच के लेवल्स बढ़े हुए हो जाएंगे एज कम्पेयर टू ए डायनेमिक बोन डिजीज। ए डायनेमिक बोन डिजीज में आपके पास पीटीएच के लेवल कम होंगे। मैम इसमें फिर क्लियर हुआ ये? फॉस्फेट को कम होना चाहिए ना, किसमें? अगर पीटीएच बढ़ जाए तो फॉस्फेट को कम नहीं हो जाना चाहिए। टर्शरी में आपके पास ये हो जाता है ना कि सारी चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बस फिर वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉज, मतलब वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कैल्शियम भी बढ़ जाता है, फॉस्फेट भी। फॉस्फेट तो किडनी की वजह से वैसे ही बढ़ा हुआ होता है, तो आपके पास जो है ना पीटीएच भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस वजह से टर्शरी में आपके पास सारे एक एक टेबल है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोमलेशिया, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, पीटीएच, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इकट्ठे कंपैरिजन करके दिए हुए हैं सारे। तो आपको इससे याद हो जाएंगी ये चीजें कि क्या क्या लेवल प्राइमरी में कैसा हो रहा था, सेकेंडरी में कितना है, टर्शरी में क्या, एरोस के साथ दिखाया हुआ है वो। नेट पे सर्च करो कि इकट्ठे लेवल्स आ जाए, वो एक टेबल मिलेगा आपको, उससे आपको इकट्ठे मेमोराइज हो जाएगा वो। वैसे मैं रिमेटोलॉजी में वो शेयर करती होती हूँ वो टेबल। हाँ वो टेबल लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आना चाहिए। ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सबके लेवल्स कंपैरिजन करके उन्होंने बताए हुए इकट्ठे। मधिया आप तुम्हें शेयर करोगी वो नेट से निकाल के ना, ठीक है? उसको ग्रुप पे शेयर कर देना, सबको भी मजीद आसानी हो जाएगी उससे। कोई और क्वेश्चन हो किसी का? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का और? मधिया तुम्हारी अभी असाइनमेंट है, तुम शेयर करोगी ग्रुप पे वो टेबल निकाल के इसके बाद। चलो फिर मैं सेशन एंड करती हूँ इंशाल्लाह। कल की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, मैं आपको बता दूंगी पहले। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।